दोस्तों, धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 आई और वो भी सुना है काफ़ी हिट हो गई, काफ़ी पसंद करी जा रही है, काफ़ी नारेबाज़ी हो रही है उस फ़िल्म को देखने में भी। मैं भी आपको एक असली धुरंधर की कहानी सुनाता हूँ आज। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, उसके बारे में हम सबको पता है। उसमें हमारी बहुत ही भयंकर डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी। बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था और उस वॉर से बहुत सारे लोगों की बहादुरी की कहानियाँ सुनते-सुनते हम बड़े हुए हैं। ऐसी एक कहानी मैं आपको आज सुनाता हूँ। वो कहानी है कैप्टन रविंद्र कौड़ा की। बचपन में जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे एक पार्क हुआ करता था जहाँ पे मैं खेलने जाता था। इसका नाम था वीर रविंद्र कौड़ा पार्क। एंड आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि ये शख्स हैं कौन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला रहा था कि रविंद्र कौड़ा इंडियन आर्मी में एक यंग कैप्टन थे इन हिज अर्ली 20 जो 71 वॉर में किल्ड इन एक्शन माने गए क्योंकि उनकी बॉडी नहीं मिली। और इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी बहादुरी के लिए उनको पोस्टमोस्टली वीर चक्र से सम्मानित किया और उनके सम्मान में एक पार्क और एक रोड इंद्रपुरी में डेडिकेट करी गई। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1989 में मुख्तियार सिंह नाम का एक बंदा जो पाकिस्तानी जेल से छुट के इंडिया आया था, एक कॉमन क्रिमिनल, उसने आके इंडिया में प्रेस को बताया कि जिस जेल में वो था पाकिस्तान में, वहाँ पे उसने रविंद्र कौड़ा और बाकी और इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को देखा है। 54 लोग माने जा रहे हैं कि वहाँ पे हैं, 1971 से माने जा रहे हैं। उनमें एक रविंद्र कौड़ा भी थे। नाउ इमेजिन द प्लाइट ऑफ रविंद्र कौड़ा's फैमिली। पिछले 20 सालों से वो ये इमेजिन कर रहे थे, उन्हें ये बताया गया था कि उनका परमवीर चक्र विजेता बेटा जंग में शहीद हो गया, लेकिन अब उन्हें आगे पता चलता है उनका बेटा जिंदा है, 20 साल से पाकिस्तानी जेल में। अब इस बात को भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि रविंद्र कौड़ा उस जेल में थे या वो किल्ड इन एक्शन हो गए थे वाकई में। नाउ इमेजिन पूरी ज़िंदगी उनकी फैमिली ने किस अनसर्टेनिटी में बिताई है। ज़रा सोचिए कि उनको जब लगता हुआ कि उनका एक जवान बेटा जो उस टाइम पकड़ा गया, वो उसने पूरी ज़िंदगी जेल में काटी, अगर वो वहाँ पे थे तो आज हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, जिसके चलते ये सारी कहानियाँ बड़ा प्रेरणा देने वाली मानी जाती हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए वॉर की इंडस्ट्री को। दोस्तों, ये वॉर है क्या? वॉर में इन्वेंट्री यूज होती है, ठीक है। वॉर में वेपन्स यूज होते हैं, टैंक्स, मिसाइल्स, गन्स, बुलेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, भारी से भारी वेपनरी यूज होती है। तो कोई तो इन्हें मैन्युफैक्चर करता होगा ना। अब जो इनको मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कोई मतलब चैरिटी के लिए तो ये बना नहीं रहा है, उसके लिए बिजनेस है और हर बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट। और ये भी एक ग्लोबल कैपिटलिज्म इंडस्ट्री जो है उसका ही हिस्सा है वॉर इंडस्ट्री। तो वॉर इंडस्ट्री का भी गोल है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा जब उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोग तब खरीदेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्स मैन्युफैक्चर होंगी। तो इसलिए वो इन्वेंट्री बेचने के लिए वॉर्स करना ज़रूरी है। और वो सब करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को साथ रखने के लिए एक नेशनलिज्म का, प्राइड का आइडिया बेचना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा 1960s में वियतनाम वॉर के टाइम में कैनेडी ने अपने मुल्क के लोगों को ये कहा था, And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये पूछो कि आप देश के लिए क्या कर रहे हो। और एक्चुअली में हो क्या रहा था, यंग अननोइंगली जो लड़के बिल्कुल मासूम थे उनको वियतनाम वॉर में झोंक दिया गया और जहाँ पे वो मर मर के वापस आए और अल्टीमेटली अमेरिका की उस वॉर में करारी बेइज्जती और हार हुई और बहुत सारे मासूमों ने अपनी जान दी। किस लिए? द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और चलते 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 जो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जो स्लोगन है, ये मत पूछो कि आपकी देश ने आपके लिए क्या किया, ये आपने देश के लिए क्या किया, चेंज हो जाता है, स्लोगन बदल जाता है। ये मत पूछो, जो कि इंडिया में बहुत हो रहा है आज। ये मत पूछो कि आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है, ये पूछो कि आपने गवर्नमेंट के लिए क्या किया है। दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। और हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ नेशनलिज्म की ये डेफिनेशन हो जाती है, हम बन जाते हैं क्या कहते हैं, ग्राहक इन वेपन्स के। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो इन वेपन्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, वो बन जाते हैं सप्लायर्स। हम जाके खरबों रुपए लगा लगा के कभी रफ़ाइल खरीद के लेके आते हैं, कभी कुछ खरीद के लेके आते हैं, वो बेचते हैं, हम खरीदते हैं और फिर हम लड़ते हैं। क्योंकि अगर लड़ाई नहीं हुई तो हम इसको क्यों खरीदेंगे? तो ये वॉर की जो इकोनॉमिक्स है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। और इसमें गौर करने वाली बात ये है कि कितनी चालाकी से पब्लिक ओपिनियन मैन्युफैक्चर करी जाती है फॉर वॉर। इट इज़ ऑफन सेड कि वॉर पहले डिसाइड हो जाती है, उसका रीज़न बाद में मैन्युफैक्चर होता है।
और पब्लिक ओपिनियन कैसे वॉर की साइड करी जाती है? वॉर के अंदर जो एट्रोसिटीज़ होती हैं या जो लोग मारे जाते हैं, उनकी कहानी को ग्लोरीफाई करके विदाउट टेलिंग देम द कॉस्ट दैट अ फैमिली बियर्स। ठीक है, वरना आप ये देखें जितनी भी रूलिंग क्लास है और जो इनके बिलियनियर पार्टनर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ में से कोई भी इन जंगों को लड़ने नहीं जाता, कोई भी इस इन्वेंट्री को सरहद पे यूज़ नहीं करता। यूज़ कौन करता है? वो गरीब किसान का बेटा है जिसके पास रोज़गार का कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्कूल टीचर का बच्चा जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जो यूनिफॉर्म पहन के सोचता है कि वो देश के काम आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में काम आ रहा होता है एक वेपन इंडस्ट्री के। यहाँ मैं फ़ौज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, यहाँ मैं किसी शहादत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं नतमस्तक हूँ उन लोगों के सामने जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बिना अपनी ड्यूटी को पूरा किया। लेकिन यहाँ मैं वॉर की इकोनॉमी समझाना चाह रहा हूँ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेशनलिज्म का टाइम जा चुका है। इट्स एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, इट्स अ मेडिवल कॉन्सेप्ट, जैसे कि वॉर भी एक मेडिवल कॉन्सेप्ट है। एआई का ज़माना है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, आगे की जो लड़ाइयाँ हैं वो सरहद पे या सरहद के लिए नहीं होंगी, डेटा के लिए होंगी। उस एआई के ज़माने में हम अगर मेडिवल मेंटालिटी के साथ वॉर के ऊपर इमोशनल होके, देश के लिए शहीद होने के ऊपर इमोशनल होके आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम हमेशा जो है ना, दुनिया सप्लाई करती रहेगी, हम खरीदते रहेंगे और हमारे वो रिसोर्सेज जो हमारी हेल्थ केयर और एजुकेशन में लगने चाहिए थे, वॉर में लगते रहेंगे। और पूरा जो प्रोपागेंडा है गवर्नमेंट का और इन बिलियनर्स का, वो ग्लोरीफाई करता रहेगा वॉर के सेक्रीफाइसेस का। बट वॉर में जिन लोगों ने एक्चुअली में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने आके कितने कोट्स दिए हैं कि इट हैज़ बीन द वर्स्ट एक्सपीरियंस, इट हैज़ बीन हेल ऑन अर्थ, और मैं दोबारा कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन फिल्में, पॉपुलर कल्चर इन कहानी को स्पिन कर करके आपको ऐसे दिखाता रहेगा कि इससे बड़ी कुर्बानी देश के लिए कोई नहीं हो सकती है। दोस्तों, नेशनलिज्म खाली जंग से जाहिर नहीं होता है, नेशनलिज्म इस बात से भी जाहिर होता है कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हो, और देश आपकी जो बॉर्डर है उसके अंदर रहने वाले पेड़ पौधे, पहाड़, जानवर और इंसान सभी हैं। अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे और अपने फेलो कंट्रीमैन का ख्याल रखेंगे, तो वो भी तो नेशनलिज्म है ना। और उसके लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, ऐसी कुर्बानियाँ नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये इतना आसान काम है जो आप कर सकते हो, ये वाली कुर्बानी बहुत ही आसान काम है, जो जंग से बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली है। ठीक है, पीस इज़ द फ्यूचर। अगर वॉर को लड़ने के लिए इंसान को फिजिकल करेज चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, पीस चाहने के लिए और पीस के लिए काम करने के लिए बहुत भयंकर मॉरल करेज चाहिए। और अगर कोई भी नेशन, कोई भी सोसाइटी अपने भले के लिए, अपने देशवासियों के लिए, सुरक्षा के लिए पीस चूज़ करती है, तो आई विल कॉल दैट नेशन अ वेरी वेरी ब्रेव नेशन। वरना होगा यही कि बिलियनर्स प्रॉफिट बनाते रहेंगे, हथियार बेचते रहेंगे, हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग मरते रहेंगे, और उन लाशों के ऊपर कुछ लोग सरकारें बनाते रहेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बनाते रहेंगे। ज़रा सोचिए।